टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि इसी मंथ में हुआ है। 2024 का पेपर है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था। जिनका अपकमिंग टाइम में ESIC का पेपर है उनके लिए ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। पूरा पेपर यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इसी तरीके से जो ESIC का पेपर होना है UPSC के थ्रू, यहाँ पे भी आपको OMR बेस्ड आंसर है जो फिलअप करने हैं। ये भी यहाँ पे आपका बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बुकलेट रहेगी, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से आपका ESIC का पेपर है जो होने वाला है। और जो मार्किंग की बात करें हम तो सेम है, इसमें भी होने वाली है नेगेटिव मार्किंग ESIC में भी है आपको। तो आप लोग रेडी रहें। आपका 7 तारीख को पेपर है, 7 जुलाई को। आज ऑलरेडी 11 जून है जो हो चुका है। और हमारी बुक है जो आपको आफ्टर 10 डेज, आज 11 जून है, मे बी 21 जून से फ्लिपकार्ट पर है जो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और डायरेक्ट भी आपको बुक है जो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर जो आज के क्वेश्चन में ये देखिए मेरा पूरा पेपर, इस तरीके से आपको पूरा पेपर है जो सॉल्व करवाया जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन का कोड है 4524, जो कि पेपर आपका 2024 में है जो अभी कंडक्ट हुआ है। जो लोग पेपर दे रहे हैं मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल में MP विद्युत मंडल का MPPCGL का पेपर हुआ था 1 जून को। बहुत ही अच्छा पेपर हुआ था। आंसर की आ गई है। जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनको तो मिल जाएगी। मेरे पास अवेलेबल है आंसर की, बट आपको मे बी कल तक या परसों तक आपको अपडेट कर दूँगी मैं चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको, द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर मेड्यूलरी कीमो रिसेप्टर इज। यहाँ पर जो पोटेंशियल क्या पूछा है, यहाँ पर स्टिमुलस पूछा है किसके लिए, मेड्यूलरी कीमो रिसेप्टर के लिए। वो कौन सा होगा? डिक्रीज PO2 इन ब्लड, इंक्रीज हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, इंक्रीज PCO2 इन CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंक्रीज H+ कंसंट्रेशन इन CSF। क्या यहाँ पर सही आंसर होगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग भी यहाँ पे अपने आंसर हैं जो मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंट स्टिमुलस है, क्या है? पोटेंट स्टिमुलस होगा वो कौन सा होगा? जनरली जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है वो होता है PaCO2। क्या है? PaCO2। बट यहाँ पर आपको जो मेड्यूलरी कीमो रिसेप्टर को लेके चूज़ करना है तो आपका आंसर होगा इंक्रीज्ड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या है? इंक्रीज्ड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, पढ़ सकते हैं इंक्रीज्ड हाइड्रोजन आयन इन CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है यहाँ पर, Which of the following is not present in pancreatic juice। जो पैंक्रियास जूस रिलीज करेगी तो उसमें क्या है जो प्रेजेंट नहीं होगा? अमीनोपेप्टाइडेस, एमाइलेस, लाइपेज या फिर राइबोन्यूक्लियस। क्या है जो अवेलेबल नहीं होगा पैंक्रियाटिक जूस में? एमाइलेज होगा, लाइपेज होगा, राइबोन्यूक्लियस होगा। पैंक्रियाटिक जूस है जो इस तरीके के फ्रूट रिलीज करेगा, इस तरीके के एंजाइम्स स्पेशली रिलीज करेगा जो कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर जो अमीनोपेप्टाइडेज है वो पैंक्रियास के थ्रू रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट वन, फेज 2 ऑफ कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू। तो जो फेज 2 है, क्या है? कार्डियक मसल एक्शन की जो फेज 2 है किसके कारण होगी? सोडियम इन्फ्लक्स के कारण, पोटेशियम इन्फ्लक्स, Ca2 मतलब कैल्शियम इन्फ्लक्स के कारण, या फिर कैल्शियम इफ्लक्स के कारण। किसके कारण हो गए? जो फेज 2 है कार्डियक मसल की, ये किसके कारण होगा? तो होगा कैल्शियम 2, या फिर आप इसको कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को लेके गलत चीज़ आपको बतानी है, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन में आपको लैंड-स्टीनर लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल ब्लड ग्रुप सिस्टम, या फिर ओनली नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज आर AB, RH एंटीबॉडी इज फाउंड ओनली आफ्टर सेंसिटाइजेशन,
ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। अब यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट बताना है ब्लड ग्रुप को लेकर। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को तो यूनिवर्सल डोनर है जो कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। ए बी वालों को क्या कहा जाता है? रेसिपिएंट। क्या है? रेसिपिएंट है। और जो यहाँ पर आपको नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी ए और बी है, और RH एंटीबॉडी ओनली फाउंड आफ्टर सेंस्ट्रेशन। लेकिन सभी का ब्लड ग्रुप है जो लैंडस्टीनर लॉ सभी ब्लड ग्रुप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ब्लड ग्रुप को लेकर, तो आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको लेके गलत पॉइंट क्या है? एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर। एक्शन पोटेंशियल आर प्रोड्यूस्ड एट मोटर एंड प्लेट्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर मास्थेनिया ग्रेविस। गैलामाइन इज अ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकिंग ड्रग। क्या होगा यहाँ पर? आपका दिमाग घूम जाएगा। इस तरीके का शुरुआती जो 20-25 क्वेश्चन है ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर गलत पूछा है, तो एसिटाइल कोलिन सबको पता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है। एंटीबॉडीज़ जब हमारी खुद की ही बॉडी है जो क्या करने लगे, ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या है? मास्थेनिया ग्रेविस। और इसमें हमारी बॉडी जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करेगी। फिर गैलामीन है जो कि नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर ड्रग है। लेकिन यहाँ पर जो आपका गलत स्टेटमेंट पूछा है वो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल आर प्रोड्यूस्ड एट मोटर एंड प्लेट्स। नेक्स्ट वन, द सेंसेशन ट्रांसमिटेड बाय लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे इज। कौन सा सेंसेशन है जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे से है जो ट्रांसमिट होगा? वाइब्रेशन, पेन, फाइन टच या फिर प्रेशर? क्या फील होगा? तो होता है दर्द, इसको आप कहेंगे पेन। क्या होगा? पेन। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट दैट हैंड वॉशिंग इज द फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर इन कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय। ये देखिए, अभी तक आपने हैंड वॉशिंग के स्टेप पढ़े हैं, फ्रिक्शन पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो हैंड वॉशिंग का, किसने सबसे पहले लाया था? एनरेस्ट रस्का, लुइस पास्चर, इग्नास सेमलेविस या फिर रॉबर्ट कोच ने। कौन है जो इस कॉन्सेप्ट को लेके आया था हैंड वॉशिंग कॉन्सेप्ट के लिए पहली बार? तो ये लेके आई थी इग्नास। कौन लेके आए थे? इग्नास। नाम याद रखें, आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है हैंड वॉशिंग का जो कॉन्सेप्ट है कौन लाया था? इग्नास सेमनेलविस। नेक्स्ट वन, ट्रांसडक्शन इज वन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर रिजल्टिंग इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट वाई। तो ट्रांसडक्शन पूछा है। ट्रांसडक्शन एक मैकेनिज्म है जेनेटिक ट्रांसफर रिजल्टिंग इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंसी वाई। किसके लिए? प्लाज्मेट, बैक्टीरियोफेज, ट्रांसपोन्स या फिर इंसर्शन सीक्वेंसेस? किसके लिए है? तो एंटीबायोटिक्स का मतलब यहाँ पे किससे होगा? बैक्टीरिया से। और ये किसके लिए होगी? बैक्टीरियोफेज के लिए। नेक्स्ट वन, एनारोबिक कल्चर मेथड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो एनारोबिक कल्चर की मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर। थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, गैस पाक, मैकोंकिया अगर, एनारोबिक ब्लड अगर। किसके लिए है एनारोबिक कल्चर मेथड? तो ये किसके लिए रहेगी आपकी? ये आपकी मैकोंकी अगर के लिए, सॉरी मैकोंकी अगर के लिए नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। क्वेश्चन है यहाँ पर, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सब है किसी एक को छोड़कर। सिजेला, डिसेंट्री, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2। कौन सा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है? सिफिलिस तो है, ट्रिपनोमा पैलिडियम से होगा। किससे? ट्रिपनोमा पैलिडियम से। गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया से होगा। हर्पीस सिम्प्लेक्स भी होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट पूछा है कि जो
एसटीडी इन्फेक्शन नहीं है किसी एक को छोड़कर तो होगा सिजेला। क्या है? सिजेला। सिजेला को लेके क्वेश्चन है जो वैक्सीनेट के लिए आई थिंक MPCHO 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होने के पहले मैं बता दूं आपको कि जिन्होंने MP का पेपर दिया था सबके लिए मन में एक ही सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट है जो आ जाएगा। और एक चीज़ और है कि अभी रिसेंट में जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री है, मोदी जी ने तीसरी बार है जो शपथ ली है इंडिया के प्रधानमंत्री के तौर पर, अभी संडे को 9 जून को आई थिंक। तो यहाँ पर आपको उनकी मिनिस्ट्री में जो नए चेंजेस हुए हैं वो नाम याद रखने, स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर अभी रिसेंट में आई थिंक JP नड्डा बना दिए गए हैं, पहले मनसुख मांडविया थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिफेंस मैकेनिज्म इन विच चैनलिंग ऑफ एन अनएक्सेप्टेबल डिजायर impulses and behaviors into socially accepted behavior is called। डिफेंस मैकेनिज्म पूछा है कि जो अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर है लेकिन आपका जो यहाँ पे बिहेवियर है यहाँ पे आपका वो अलग रहेगा। तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म? रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन या फिर सप्रेशन? कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगी? ये कहलाएगी सब्लिमेशन। क्या होगा? सब्लिमेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर परसेप्शनल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर परसेप्चुअल डिसऑर्डर कौन से हैं? अब यहाँ पर डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिमेंशिया। अब इनमें से बताना है, इन चारों में से सेकंड थर्ड है, फर्स्ट फोर्थ है, फर्स्ट थर्ड है या फिर सभी हैं? कौन से हैं जो परसेप्चुअल डिसऑर्डर हैं? तो आपका सेकंड और थर्ड है, सेकंड और थर्ड, इल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये क्या है? परसेप्चुअल डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थ्योरी विच सेज वी फील सैड बिकॉज वी क्राई एंड वी आर अफ्रेड बिकॉज वी ट्रेम्बल। तो एक थ्योरी है, उसमें कहा गया है कि वी फील सैड बिकॉज वी क्राई, हम रो रहे हैं इसीलिए दुखी हैं और डरे हुए हैं। तो ये किसने दी है? लेज़ारस थ्योरी, स्केचर एंड सिंगर थ्योरी, कैनन बार्ड थ्योरी, जेम्स लैंग्स थ्योरी। इस थ्योरी का नाम तो भाई मैंने भी पहली बार सुना है, अभी तक नर्सिंग की बहुत सारी थ्योरी पढ़ी हैं। इस थ्योरी को है जो ये थ्योरी है कौन सी है? जेम्स लैंग थ्योरी। ये सोशियोलॉजी की थ्योरी है जो आपको हो सकती है, तो नाम याद रखें। इन चारों थ्योरीज का कुछ भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्केल ऑन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट एडजेक्टिव आर प्रेजेंटेड कॉल्ड। तो कौन सी स्केल है जिसमें अपोजिट एडजेक्टिव हैं जो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। विजुअल एनालॉग, गटमैन, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल या फिर लेकर्ट स्केल। ये चारों स्केल आपको नर्सिंग एग्जाम में पिछले 2023 और 24 के एग्जाम में आ चुकी हैं। तो ये स्केल अपोजिट एडजेक्टिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो कहलाएंगी सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। कौन सी? सेमेंटियल डिफरेंशियल स्केल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हेयरकियल ऑर्डर ऑफ मास्लो हेयरकी ऑफ नीड थ्योरी। सही ऑर्डर बताना है। यहाँ पे पांचों चीज़ें दी गई हैं इस तरीके से, जो आपका हेयर की रहेगी इस तरीके से होती है। तो इसमें पांचों चीज़ें दी गई हैं, तो सही से नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, लव अफेक्शन एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब यहाँ पे आप बिना ऑप्शन देखे पहले आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि जो अब्राहम मास्लो ने हेयरकी नीड्स ऑफ थ्योरी दी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पर तो होगी आपकी फर्स्ट क्या होगी? ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, फिर होगी आपकी सेफ्टी नीड, ये आपकी सेकंड में आएगी, फिर आपकी होगी लव अफेक्शन, तो ये आपका किस में जाएगा? थर्ड में। जो फिफ्थ ऑप्शन है क्या है? थर्ड में कंसीडर होगा। फिर है यहाँ पे आपका सेल्फ स्टीम, ये आपकी आएगी फोर्थ में। इसमें आएगी फोर्थ में। और जो यहाँ पे थर्ड वन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये आपकी आएगी फिफ्थ में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो
तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इनमें से कौन सा है? रिवार्ड है, मनी है, ग्रेड्स हैं, या फिर एम्प्लॉयज़ फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। क्या होगा यहाँ पे आपका? ये देखिए अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं जो अलग तरीके के। मोटिवेट आप कैसे होंगे? सेल्फ वर्थ को लेके, एम्प्लॉयज़ फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए जहाँ पर भी आप काम करते हैं। नेक्स्ट वन, विच थ्योरी एनालाइज द कॉन्सेप्ट लाइक पर्सनल ट्रबल्स ऑफ मिलियो एंड पब्लिक इशू ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। कौन सी थ्योरी है जो पर्सनल ट्रबल्स, जो पब्लिक इशूज हैं, इनके बीच में काम करेगी? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, शिकागो स्कूल, सिंथेटिक स्कूल, या फिर फॉर्मलिस्टिक स्कूल? क्या होगा यहाँ पर? ये होगी आपकी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन थ्योरी। कौन सी? सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन थ्योरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए अब आपको बताना है। आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। वन लेवल्ड एज असर्शन और दूसरा है जो रीज़न है। तो आपको यहाँ पर सही क्या है? असर्शन जो रीज़न है उसको सही ठहरा रहा है कि रीज़न असर्शन को सही ठहरा रहा है? चिल्ड्रन पिकअप, असर्शन में कहा गया है कि चिल्ड्रन पिकअप वेज ऑफ बिहेविंग अप्रोप्रिएटली एज पर देयर कल्चर फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, मीडिया एंड वेरियस अदर सोर्सेज। रीज़न में कहा गया सोशलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट टेक प्लेस थ्रू वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स। अब आपको अपना आंसर बताना है कि क्या होगा। दोनों सही हैं, किस तरीके से दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी आपका आंसर होगा ए, क्योंकि जो असर्शन और रीज़न है दोनों सही है, और जो रीज़न है, जो यहाँ पर असर्शन है, उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इसी तरीके से आपको द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट S1 S2। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। जो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट है, डिवोर्स इज फिजिकल सेपरेशन ऑफ अ स्पाउस, सेपरेशन इज लीगल टर्मिनेशन ऑफ अ मैरिज। क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? तो यहाँ पर जो डिवोर्स है फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी है, तो ये तो आपका गलत हो गया। क्या होगा यहाँ पर आपका? गलत हो गया। फिर लीगल टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, सेपरेशन में तो लोग, डिवोर्स है जो लीगल होगा, डिवोर्स लीगल होगा, सेपरेशन फिजिकल हो सकता है, तो दोनों ही एक तरीके से क्या हो गए? गलत। तो आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू डिस्क्राइब डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके यहाँ पर सही क्या है? इन डोमेस्टिक वायलेंस द ओनली विक्टम्स आर मैरिड वुमेन। ये बिल्कुल भी नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है। गर्ल्स चाइल्ड आर ओनली वल्नरेबल टू डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बॉयज़ भी कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। गर्ल्स चाइल्ड के साथ साथ बॉयज़ चाइल्ड भी हो जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक एब्यूज ऑफ अ पर्सन इन हाउस होल्ड सेटिंग। यदि घर के अंदर आपके चाहे कोई बच्चे हों या बड़े हों, बुजुर्ग हों, उनके साथ फिजिकली, सेक्सुअली, मेंटली, मुंह से गाली गलौज करके या उनको इमोशनल है जो तोड़ के जो भी आप उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहलाता है डोमेस्टिक वायलेंस। क्या होगा? डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे आपको मेडिकेशन इन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको एक डोज सिलेक्ट करना, डोज दिया गया है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। ज़रूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में है, दूसरा भी आ सकता है। क्वेश्चन में कहा गया है आपको, अ पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सर्जरी। द सर्जन ऑर्डर्स एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्ट्रोज नॉर्मल सलाइन D5NS, जिसको आप कहेंगे 5% है जो D5 मतलब डेक्स्ट्रोज, नॉर्मल सलाइन NS एट 100 ml पर आवर, 100 ml एक घंटे में आपको IV के थ्रू इन्फ्यूज़ करना है। नर्स असेस द पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर स्टार्टिंग द IV इन्फ्यूजन, ऑब्टेन रीडिंग ऑफ 180 mg पर DL। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक बिफोर इनिशिएटिंग द IV इन्फ्यूजन। मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया, 180 mg पर DL ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका आता है। अब यहाँ पे आपको IV इन्फ्यूज़ करने के पहले और क्या करना है? D5 जो डेक्स्ट्रोज जो नॉर्मल सलाइन के साथ इन्फ्यूज़ करना है, उसके पहले आप क्या करेंगे?
Begin the IV infusion as ordered. Administer a bolus of regular insulin before starting the IV infusion. Notify the surgeon requested change the IV fluid to normal saline without dextrose. मरीज को ऑलरेडी 180 mg पर DL क्या है यहाँ पर उसका शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, डेक्स्ट्रोज चढ़ा देंगे तो और हाई होगा, मरीज की जान भी जा सकती है। ऐसे केस में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी कि आप अपने सर्जन को क्या करें, नोटिफाई करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि डेक्स्ट्रोज की जगह इसको नॉर्मल सलाइन बस है जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, लेकिन आपको करने नहीं लगना है जब तक डॉक्टर आपको परमिशन ना दे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नोन टू कॉज चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। कौन से सब्सटेंस का यहाँ पर पूछा है, क्लासिकल साइन है ओवरडोज या पॉइजनिंग का, चेरी रेड। चेरी रेड जो कलर है उस कलर की स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का होना, कार्बन मोनोऑक्साइड में, साइनाइड, लीड या फिर आर्सेनिक पॉइजनिंग में। किस पॉइजनिंग में? स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन चेरी रेड कलर की हो जाएगी, तो ये होती है साइनाइड पॉइजनिंग में। किसमें? साइनाइड पॉइजनिंग में। नेक्स्ट वन, a patient in the ICU present with severe sepsis and requires vasopressor support. The physician ordered norepinephrine to be administered. Which of the following statement about norepinephrine is correct? तो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन को लेके सही पॉइंट बताना है। मरीज को सीवियर सेप्सिस हुआ है, वैसोप्रेशर सपोर्ट की ज़रूरत है, आईसीयू में ऑलरेडी। डॉक्टर ने नॉरएपिनेफ्रिन है जो कहा है एडमिनिस्टर करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन को लेके सही पॉइंट पूछा है कि प्राइमरली स्टिमुलेट बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर इन द हार्ट। नॉरएपिनेफ्रिन सिलेक्टिव अल्फा 1 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। नॉरएपिनेफ्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ एट्रियल फिब्रिलेशन। एक लाइफ सेविंग ड्रग है। क्या है? लाइफ सेविंग ड्रग है, वैसोप्रेशर की ज़रूरत है मरीज को, तो यहाँ पर क्या कहलाएगी? फर्स्ट लाइन वैसोप्रेशर इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक। मरीज को सेप्सिस की कंडीशन हुई है, यदि उसको टाइम पे मेडिकेशन नहीं दी गई तो मरीज है जो ऊपर भी पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वन, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट इन द ICU हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ अ वैसोप्रेशर मेडिकेशन टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। विच फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर मोस्ट क्रूशियल फॉर द नर्स टू मॉनिटर एंड अंडरस्टैंड व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। यहाँ पर उसी तरीके का क्वेश्चन कहा है, वैसोप्रेशर दिया जा रहा है, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन आपने दिया, मान लीजिए ऊपर क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको मेडिकेशन देने के बाद बीपी है जो मेजर करना है। तो यहाँ पर आप यदि मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन वैसोप्रेशर, तो किस चीज़ को मॉनिटर करेंगे? हाफ लाइन एंड एलिमेंट, काइनेटिक्स, ड्रग इंट्रैक्शन, रिसेप्टर एफिनिटी एंड स्पेसिफिसिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। इसके लिए आप मॉनिटर करेंगे, तो आप मॉनिटर करेंगे रिसेप्टर एफिनिटी एंड स्पेसिफिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ टर्मिनली इल पेशेंट। द पेशेंट एक्सप्रेस फियर एंड एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। विच थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। मरीज क्या है यहाँ पर आपका? टर्मिनली इल है। क्या है? टर्मिनली इल है मरीज। यहाँ पर आप उसको कौन से कम्युनिकेशन टेक्निक से सहानुभूति दिलाएंगे? उसको डर भी लग रहा है और एंजाइटी भी हो रही है अपने भविष्य को लेके। ऑफरिंग रीअश्योरेंस दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, अवॉइडिंग द टॉपिक टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर फीलिंग, टेलिंग द पेशेंट टू फोकस ऑन प्रेजेंट नॉट द फ्यूचर। क्या करने की सलाह देंगे आप अपने मरीज को? तो आप अपने मरीज को एडवाइस क्या करेंगे? आप अपने मरीज से ओपन एंडेड क्वेश्चंस करके भी बात है जो कर सकते हैं। एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे ताकि मरीज के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका आपको पता लग सके। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज CKD is admitted to the hospital. The patient's serum potassium level is critically elevated. Which of the following intervention is most appropriate for managing hyperkalemia in this patient? यदि मरीज का सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको मैनेज करने के लिए आप क्या देंगे? CKD का मरीज है।
ऐसे केस में आप मरीज को कैल्शियम ग्लूकानेट है जो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज एन एंटीडोट की तरह है जो काम करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीरम पोटेशियम यदि बढ़ा हुआ है तो आईवी के थ्रू क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकानेट है जो देना है, क्योंकि इसके हाइपरकैलेमिया को है जो मैनेज करने का काम करेगा। नेक्स्ट वन, in surgical setting which of the following action represents a breach of aseptic technique during the intraoperative phase। इंट्राऑपरेटिव फेज का मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पर कौन सी एसेप्टिक टेक्निक ब्रीच हो सकती हैं। सर्जन एक्सीडेंटली टच द एज ऑफ द स्टेराइल सर्जिकल रैप, सर्जिकल टेक्नोलॉजी एडजस्ट देयर मास्क विदाउट टचिंग देयर फेस, सर्कुलेटिंग नर्स रेज अक्रॉस द स्टेराइल फील्ड विद अ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, या फिर यहाँ पर आपको लास्ट है कि एनेस्थीसिया प्रोवाइडर हैंडल्स नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट एंड देन टच द पेशेंट आईवी लाइन विद स्टेराइल ग्लव्स। तो यहाँ पर ब्रीच का काम पूछा है। सेप्टिक टेक्निक के लिए ब्रीच का काम कौन करेगा, मतलब धोखे से हो जाए या फिर करने के बाद भी वो चीज़ कंटिन्यू करते जाए, तो होगा आपका कौन सा होगा, सर्कुलेटिंग नर्स रीच अक्रॉस द स्टेराइल फील्ड विथ अ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है जो हो सकता है। नेक्स्ट इज which of the following best describe the concept of self care holistic in nursing। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी हमने पढ़ी है, यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट मीन्स नर्स शुड प्रायोरिटाइज योर नीड ओवर द पेशेंट, बिल्कुल भी नहीं है। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग केयरिंग फॉर देयर ऑन वेल बीइंग, इट सजेस्ट दैट नर्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर, इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग केयर ओनली फॉर फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ पेशेंट। तो हॉलिस्टिक नर्सिंग में जो सेल्फ केयर थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट सेल्फ मतलब अपने बारे में, तो यहाँ पर वही ऑन वेल बीइंग के बारे में आपको इम्पोर्टेंस है जो देनी है। नेक्स्ट वन, क्योंकि जब आप अच्छे रहेंगे तभी तो आप अपने मरीज को भी अच्छा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, इन डिजास्टर मैनेजमेंट व्हाट इज द टर्म ट्रियाज रिफर्स टू। ट्रियाज का मतलब पूछा है, प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू सर्वाइवर, सॉर्टिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट बेस्ड ऑन देयर मेडिकल नीड, एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ इमरजेंसी, या फिर कंडक्टिंग सर्च एंड रेस्क्यू। ट्रियाज का मतलब है जिसको फर्स्ट कम जो ज़रूरत है वो, यहाँ पर वही प्रायोरिटी बेस्ड है जो केयर है जो की जाती है, कलर कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका वही है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग CPR फॉर एन एडल्ट विक्टिम व्हाट इज द रिकमेंडेड कंप्रेशन ब्रीथ। ये तो भैया नर्सिंग का हमारी सबसे फेमस क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक एडल्ट में विक्टिम में यदि CPR देते हैं तो जो चेस्ट कंप्रेशन होगा कितना होगा, होता है 2 इंच तक, मतलब कि 5 सेंटीमीटर तक। कितना, 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, when antibodies produced in the one body are transferred to another to induce protection against diseases known as। कौन सी एंटीबॉडीज हैं, पैसिव, हार्ड, एक्टिव या फिर ह्यूमोरल। कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी, कहलाएगी आपकी पैसिव इम्यूनिटी। क्या होगी, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो सबको पता है 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ही होती है। तो यहाँ पर को फैट में फैट पूछे तो 9 बताना है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में कितनी होती है, 4। नेक्स्ट वन, रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन में भी यूज्ड। तो जो रिकॉन्स्टिट्यूट BCG वैक्सीन है कितने टाइम के अंदर ही यूज़ करना है, विदिन 12 आवर, विदिन 13 आवर, विदिन 3 आवर या फिर विदिन 7 आवर। कितने घंटे के अंदर यूज़ करना है, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो विदिन 3 आवर के से ज़्यादा होता है तो आप वैक्सीन डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो हमारे हमें कह सकते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन थे वो स्टार्टिंग में थे, अभी 100वें क्वेश्चन तक 1 लाइनर क्वेश्चन ही है आपको। रिकॉन्स्टिट्यूटेड मतलब घुली हुई जो वैक्सीन है वो कितने घंटे के अंदर यूज़ करना है, विदिन 3 आवर के। अगला क्वेश्चन है, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय एनाप्लिस मॉस्क्यूटो, मेल्सोनियाट्स,
एडीज या फिर क्यूलेक्स। जो डेंगू है, क्या है डेंगू, किस मच्छर से फैलता है? डेंगू का मच्छर क्या है? एडीज एगिप्टी। क्या है? एडीज एगिप्टी। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस स्क्रूटनी ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। कंटिन्यूअस, यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर पूछे गए हैं जो कि किसी भी डिसीज़ किस तरीके से हुई, किस तरीके से फैली, उन सब का डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन, सर्वेलेंस, मेडिकल सर्वे या फिर इन्वेस्टिगेशन। आप लोग भी अपने आंसर एडजस्ट करते जाइए। ये कहलाता है हमेशा सर्वेलेंस। क्या होगा? सर्वेलेंस। पर डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन लीड्स टू द डिसीज, तो डेफिशिएंसी, नियासिन की डेफिशिएंसी किसे क्या होगा? रिकेट्स, पेलाग्रा, स्कर्वी, केरेटोमलेशिया। ये होगा सी से, ये होगा डी की कमी से, ये होगा नियासिन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? पेलाग्रा। क्या होगा? पेलाग्रा। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल डिसीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट। कोल डस्ट के कारण कौन सी डिसीज होगी? बैगोसिस, बायसिनोसिस, सिड्रोसिस या फिर एंथ्रोकोसिस। कौन सी डिसीज हो सकती है कोल डस्ट को इनहेल करने के कारण? तो होगी एंथ्राकोसिस। क्या होगी? एंथ्राकोसिस। नेक्स्ट वन, डेथ अकरिंग फ्रॉम 20 days ऑफ लाइफ टू अंडर 1 year ऑफ एजेज। पैदा होने के बाद विदिन 28 दिनों के अंदर डेथ हो जाना क्या कहलाएगा? ऑप्शन में है यहाँ पर पोस्ट न्यूनेटल डेथ, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट या फिर पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। डेथ अकरिंग फ्रॉम 28 days ऑफ लाइफ, तो ये कहलाएगी आपकी पोस्ट न्यूनेटल डेथ। ये कहलाएगी पोस्ट न्यूनेटल डेथ। नेक्स्ट वन, 1 साल तक का होता तो इन्फेंट कहते, और यहाँ पर इनिशियल टाइम का होता तब भी न्यूनेटल कहते, लेकिन आफ्टर न्यूनेटल लाइफ के बाद 1 साल से कम है और 28 दिनों के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा? पोस्ट न्यूनेटल डेथ। यूजुअली अकरेंस ऑफ डिसीज इन द कम्युनिटी, सॉरी अनयूजुअल अकरेंस ऑफ डिसीज इन द कम्युनिटी क्या कहलाएगा? एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक या फिर पेंडेमिक। ये कहलाएगा एपिडेमिक। क्या कहलाएगा? एपिडेमिक। नंबर 40, पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जनता कितनी होती है? CHC की पूछी है यहाँ पर। CHC की जनता है जो कितनी होती है? ऑप्शन में है यहाँ पर आपको 80,000 से लेके 1 लाख तक, 60,000 से लेके 1,20,000 तक, 90,000 से 1,20,000 तक या फिर 80,000 से 1.20 लाख तक। कितनी जनता होती है CHC की? तो जो सब सेंटर होते हैं वहाँ की कितनी होती है? 3 से 5, कितनी? 3 to 5, 3,000 से 5,000 तक। PSC की कितनी होती है? 20 से 30,000 तक। पहाड़ी इलाके हैं तो 20 और प्लेन है तो 30। ऐसे ही यहाँ पर CHC की जनता कितनी होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, जिसको हम फर्स्ट रेफरल यूनिट भी मानते हैं, तो होती है 80,000 से लेके 1,20,000 तक। नेक्स्ट वन, सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो कौन सी सेल्स हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल? मैक्रोफेज, T लिम्फोसाइट्स, NK सेल्स या फिर V लिम्फोसाइट्स। कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी? तो होगी B लिम्फोसाइट्स। कौन सी? B लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट वन, ECG कैरेक्टरिस्टिक दैट वुड बी सजेस्टिव ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन इज। एट्रियल फिब्रिलेशन कौन सी है जो वेव्स होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी? ECG में कौन सी वेव है जो एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए है? पैथोलॉजिक क्यू वेव्स या फिर एबनॉर्मल एंड विजारिक QRS, नो डिसेंसिबल P वेव्स, एलिवेटेड ST सेगमेंट। कौन सी होंगी? यहाँ पर ECG में पूछा गया है कि एट्रियल फिब्रिलेशन को लेके, तो आपका आंसर क्या होगा? पैथोलॉजिक क्यू वेव्स, एबनॉर्मल एंड विजारिक QRS,
नो डिसेंसरेबल पी वेव्स या फिर एलिवेटेड एसटी सेगमेंट। इस पेपर के अकॉर्डिंग है जो, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जो ईएसआईसी पेपर होना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, नो डिसेंसरेबल पी वेव्स। क्या होगा, नो डिसेंसरेबल पी वेव्स। नेक्स्ट वन, कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया। तो हाइपरकैलेमिया का रीज़न क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इंसुलिन थेरेपी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या फिर वॉमिटिंग। तो हाइपरकैलेमिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो हो सकता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन, नर्सिंग इंटरवेंशन इन्वॉल्व इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम आफ्टर फ्रैक्चरेज। तो आपने कंपार्टमेंट सिंड्रोम का नाम बहुत सुना है, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन के तौर पर ही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटी, रेगुलर न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट, एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, प्रोविजन ऑफ टाइट बैंडेज। क्या करेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पे आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो होगा न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में यदि फ्रैक्चर का एक कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेगुलर न्यूरोवैस्कुलर असेसमेंट आपको करना होगा कि कोई नर्व वगैरह में तो प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे का यहाँ पर क्या पॉइंट होगा, हिस्ट्री एंड हेड टू टो असेसमेंट, एक्सपोजर, डिटरमाइन न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, मॉनिटरिंग वाइटल साइन। क्या होगा प्राइमरी सर्वे का यहाँ पर, तो प्राइमरी सर्वे में आपका इंक्लूड होगा न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी। क्या होगी, न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी को चेक करना। नेक्स्ट वन, इनसेंसिटिविटी टू पेन इज नोटेड इन। पेन को लेके जो इंसेंसिटिव है वो कौन किस में होंगे, सुपरफिशियल बर्न में, डीप पार्शियल थिकनेस, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न या फिर फुल थिकनेस बर्न। इनसेंसिटिविटी का मतलब है कि पेन फील ही नहीं हो रहा है, और ये होगा फुल थिकनेस बर्न में, क्योंकि यहाँ पर नर्व तक आपकी जो जल जाएंगी जिसके कारण आपको पेन है जो फील होगा ही नहीं। यहाँ पर जो इनसेंसिटिविटी टू पेन किस में होगा, फुल थिकनेस बर्न, मतलब दर्द है जो फील ही नहीं होगा। नेक्स्ट वन, कैंसर सेल्स ग्रोन इन टिश्यू कल्चर हैव नो रिगार्ड फॉर सेल बाउंड्रीज एंड ग्रो ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज। जो कैंसर सेल्स हैं, क्या है, कैंसर सेल्स हैं जो टिश्यू कल्चर में ग्रो अप होंगी, तो यहाँ पर एक से दूसरे में किस तरीके की प्रॉपर्टी, लैक ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, लैक ऑफ सेल प्रोलिफरेशन या फिर लैक ऑफ सेल डिवीज़न। किस तरीके से जो टिश्यू कल्चर में कैंसर सेल्स ग्रो हो रही हैं, तो यह है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या है, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि कैंसर सेल्स ग्रो इन द टिश्यू कल्चर, लेकिन यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है एक सेल को दूसरी सेल्स के लिए, तो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नेक्स्ट वन, हियरिंग लॉस दैट इज कॉज्ड बाय इम्पैक्टेड सेरुमेन इज। मतलब जो आपके कानों में जो सेरुमेन वैक्स है वो भर जाए, ज़्यादा हो जाए, कौन सा हियरिंग लॉस होगा, सेंट्रल हियरिंग, कंडक्टिव, फंक्शनल या फिर सेंसोरी न्यूरल। यदि इम्पैक्टेड सेरुमेन वैक्स के कारण हो जाए तो वो होगा कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कौन सा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नेक्स्ट वन, व्हेन पेशेंट लोकलाइज्ड पेन, मोटार रिस्पॉन्स स्कोर इन GCS इस ग्लासगो कोमा स्केल में यदि पेशेंट को जो पेन है मोटार रिस्पॉन्स कर रहा है तो कितना स्कोर देंगे आप, 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम होता है कितना, 15 तक। कितना होता है GCS स्केल, 15 तक। तो यहाँ पे कितना देंगे आप, पेन को यदि रिस्पॉन्ड कर रहा है वो 5। नेक्स्ट वन, इनेबिलिटी टू फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट ड्यू टू लेस इलास्टिक लेंस दैट अकर्स विथ एजिंग इज कॉल्ड। उम्र के साथ साथ जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, जिसके कारण पास के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो क्या, प्रेसबायोपिया, रेटिनोपैथी, एस्टिग्मेटिज्म या फिर मायोपिया। क्या कहलाएगा, उम्र के साथ यदि आंखों में प्रॉब्लम होती है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो वो कहलाता है प्रेसबायोपिया। क्या है, प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट वन, अ वुमन स्ट्रांगली बिलीव्स एंड सेज that a superstar from film industry is in love with her and it is termed as। यदि आप कहें कि
कोई भी सुपरस्टार है फिल्म इंडस्ट्री का, आपसे बहुत प्यार करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो ये क्या है? ग्रैंडियर डिल्यूजन, एग बॉम्ब सिंड्रोम, डी क्लैरेम्बाल्ट सिंड्रोम या फिर गैंसर सिंड्रोम। क्या हो गए? यदि आपको ऐसा लगे कि कोई सुपरस्टार आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा डी क्लैरेम्बाल्ट सिंड्रोम। Next one, a 12-year-old boy has mental age of 8 years. In which type of mental retardation he belongs to? यदि मेंटल एज 8 साल जैसी है 12 साल के बच्चे की, तो ये कौन सी मेंटल रिटार्डेशन होगी? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या फिर प्रोफाउंड? जो बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग यदि उसकी मेंटल जो उम्र 12 साल है लेकिन जो मेंटल एज है वो क्या कहलाएगी? कहलाएगा माइल्ड। क्या होगा? माइल्ड। उम्र 12 है लेकिन बिहेव 8 साल के बच्चों जैसे कर रहा है। फॉर्मिकेशन, अब यहाँ पर माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड, सीवियर है जो इंटेलिजेंसी कॉन्टेक्ट के बेस पर डिवाइड किए जाती है मेंटल रिटार्डेशन, वही है। नेक्स्ट वन, फॉर्मिकेशन इज द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड इन। फॉर्मिकेशन है जो किस तरीके की बीमारी में? सिजोफ्रेनिया में, एंजाइटी, एपिलेप्सी या फिर कोकेन्यूज में? किसमें देखने को मिलेगा? तो फॉर्मिकेशन देखने को मिलेगा कोकीन लेते हैं जो, किसमें? कोकीन लेते हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ क्लाइंट एडमिटेड विथ सीवियर डिप्रेशन इज ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सटेनोलोरापाम 10 mg डेली फॉर द पास्ट 2 weeks. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू मॉनिटर क्लोजली? यदि मरीज डिप्रेशन का है वो यहाँ पर जो मेडिकेशन ले रहा है 10 mg पर डे 2 वीक से, तो यहाँ पर किस चीज़ को मॉनिटर करेंगे आप? एपिटाइट, स्लीप, सुसाइडल आइडिएशन या फिर एनर्जी लेवल के लिए? तो इस मरीज में आप जब भी डिप्रेशन की बात हो और कोई सी भी मेडिकेशन ले रहा हो, आपको अपने मरीज को सुसाइड के लिए सबसे पहले चेक करते रहना है कि कुछ सुसाइडल थॉट्स उसके माइंड में तो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, हाईली डिस्करेज थॉट प्रोसेस विथ विजारे बिहेवियर एंड रिग्रेसिव एक्ट्स आर एसोसिएटेड विथ। हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट आ रहे हैं आपके माइंड में विथ विजारे बिहेवियर, इसका कुछ सेंस ही नहीं है, तो क्या? डेलीरियम, हैब्रिफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, सिंपल सीजोफ्रेनिया, फिर कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है हैब्रिफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया, जो कि बहुत डेंजरस कैटेगरी का सीजोफ्रेनिया है। सीजोफ्रेनिया है जो क्योरेबल बीमारी तो नहीं है। नेक्स्ट वन, रिकरेंट सेक्सुअल अर्ग एंड सेक्सुअली ग्राउजिंग फैंटेसी विथ टचिंग एंड रबिंग अगेंस्ट अ नॉन कंसेंटिंग स्ट्रेंजर इज नोन एज। एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसमें आपको रिकरेंट बार बार सेक्सुअल अर्ग्स हो रहे हैं, सेक्सुअल ग्राउजिंग हो रही है, फैंटेसी हो रही है किसी नॉन कंसेंटिंग स्ट्रेंजर को टच करके। फैटिज्म है, फ्रॉटरिज्म है, ट्रांसपर्सिक फैटिज्म है या फिर नेक्रोफीलिया है? क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्या? फ्रॉटिवरिज्म। क्या है यहाँ पर? ये कहलाएगा आपका फ्रैटिवरिज्म। और आपको यदि यहाँ पर एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई गलत तरीके से टच करे, इस तरीके की कैटेगरी भी इसमें आ सकती है। नेक्स्ट वन, कैटास्फोरिक रिएक्शन इज अ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू। तो कैटास्फोरिक फीचर किस में देखने को मिलेगा? कन्वर्जन में, डेलीरियम, डिमेंशिया, मैनिया में? तो ये देखने को मिलेगा डिमेंशिया में। कैटास्फोरिक रिएक्शन किस में? डिमेंशिया में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए कौन सी ड्रग है जो यूजफुल है? पैराक्सिटिन, फ्लॉक्सिटिन, रोवैक्सिटिन या फिर एटोमॉक्सिटिन? कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं? तो जो ADHD की ड्रग है वो होगी एटोमॉक्सिटिन। क्या होगी? एटोमॉक्सिटिन। नेक्स्ट वन, MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन इज 23, व्हाट डज इट इंडिकेट? MMSE का जो स्कोर आपको पता होगा तब आप यहाँ पे बता पाएंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर नॉर्मल कॉग्निशन, माइल्ड डिमेंशिया, मॉडरेट डिमेंशिया, फिर सीवियर डिमेंशिया। जो MMSE का जो स्कोर होता है वो होता है 30। कितना? 30। यदि 25 या इससे ज़्यादा जाता है मतलब आप नॉर्मल हैं। क्या है? नॉर्मल है। और यहाँ पे यदि 23 बताया गया है तो ये क्या होगा?
ये क्या होगा? माइल्ड डिमेंशिया है। क्या कहलाएगा? माइल्ड डिमेंशिया। 30 है जो नॉर्मल है, मैक्सिमम है जो 25, यदि अब 25 जा रहा है मतलब नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन बिलो 25 23 जाता है तो ये क्या है? माइल्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। तो यहाँ पर थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक कौन सी नहीं है? एक्सेप्टिंग, एडवाइजिंग, एक्सप्लोरिंग या फिर समराइजिंग। एक्सेप्टिंग आ जाएगा आपका, एक्सप्लोर आ जाएगा, समराइजिंग आ जाएगा। लेकिन आप किसी को थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में सब कुछ समझा सकते हैं, ज़बरदस्ती की अपनी राय है उस पर नहीं थोप सकते, मतलब उतना एडवाइज आप उसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू विच फॉर्मूला द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 5-year-old चाइल्ड इज। बीच फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक 5 साल के बच्चे का वजन कितना होना चाहिए? 12 किलोग्राम, 14, 16 या फिर 18। 5 साल के बच्चे का वेट होना चाहिए एटलीस्ट 18 kg तक। नेक्स्ट वन, द आइसोमराइजेशन ऑफ बिलिरुबिन मॉलिक्यूल टू हार्मलेस फॉर्म्स इज बेस्ट अचीव्ड बाय लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ। तो यहाँ पर बिलिरुबिन मॉलिक्यूल को लेके हार्मलेस फॉर्म है जो कौन सा होगा? 300 से 360 nm, 350 to 400, 400 to 430 या 430 to 490। कितना होगा ये? इसका जो नॉर्मल वेवलेंथ होगी वो होगी 430 से 490 तक। नेक्स्ट है, 1 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन इन सीरम कैन डिक्रीज द एनियन गैप। यहाँ पर एनियन गैप पूछा है। 1 ग्राम पर डेसीलीटर जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो, तो यहाँ पर एक एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो होती है 2.5 MEQ पर लीटर तक। कितना? 2.5 MEQ पर लीटर तक। नेक्स्ट वन, एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल एल्बिनिज्म एंड रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें पार्शियल एल्बिनिज्म है, साथ में बार बार होने वाला पायोजेनिक इन्फेक्शन है। क्या होगा? निज़ल ऑफ सिंड्रोम, जॉब सिंड्रोम, चेडियक हिगॉन्सी सिंड्रोम या फिर विक्सॉथ एड्रिच सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम हो गए? तो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें पार्शियल एल्बिनिज्म भी है और बार बार पायोजेनिक इन्फेक्शन हो रहा है, तो होगा चेडियक हिगॉन्सी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज द फ्लूइड वॉल्यूम टू बी रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फॉर्मूला इन द फर्स्ट 8 hours for an 8-year-old child having body weight 25 kg and 40% of total body surface area burn। यहाँ पे देखिए पार्कलैंड फार्मूला जो कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इन्फ्यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है बर्न पेशेंट में। लड़की 8 साल की, 25 किलोग्राम वजन है, 40% जो TBS टोटल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से बर्न हुई है। पहले 8 घंटों में कितना फ्लूइड आप एडमिनिस्टर करेंगे? 1280 ml, 2000 ml, 3000 ml या फिर 4000 ml। कितना फ्लूइड है आप इस बच्ची को एडमिनिस्टर करेंगे फर्स्ट 8 hour में? तो वो होगा यहाँ पर आपका 2000 ml। कितना? 2000 ml। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका द जेस्टेशनल एज ऑफ अ न्यूनेट विथ अ न्यू बेलाइड स्कोर ऑफ 20 इज। यदि बेलाइड स्कोर में स्कोरिंग 20 है तो जो न्यूनेट हुआ है उसकी जेस्टेशनल एज कितनी रही होगी? 20 हफ्ते, 26 हफ्ते, 32 हफ्ते या फिर 38 हफ्ते कितनी रही होगी यहाँ पर? तो यदि बेलाइड स्कोर के हिसाब से 20 स्कोरिंग आती है तो जो न्यूनेट पैदा हुआ है उसकी जेस्टेशनल एज 32 हफ्तों की रही होगी। कितना? 32 वीक्स की। नेक्स्ट वन, सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन इन द 6th पोजीशन इन द बीटा चेन रिजल्ट इन। ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यदि यहाँ पर जो सब्सटीट्यूशन है ग्लूटामिक एसिड के वैलिन के थ्रू 6th पोजीशन पे आ जाए बीटा चेन में, तो सिकल सेल एनीमिया कॉज कर सकते हैं। क्या कॉज करेंगे? सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट वन, अ शंटिंग क्रिएटेड बिटवीन द सुपीरियर वेना केवा एंड द साइड ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। एक शंट बनाया जाएगा किसके बीच में? सुपीरियर वेना केवा और साइड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो शंट को आप क्या कहेंगे? वो कहलाता है ग्लेन शंट। कौन सा? ग्लेन शंट। यहाँ पे आपको मैंने डायरेक्ट नाम इसलिए बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट वन, द डोज ऑफ प्रिडनिसोलोन फॉर अ चाइल्ड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्रिडनिसोलोन क्या है? कार्टिकोस्टेरॉइड है। इन द एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड एजोटेमिया इज।
कितना डोज देंगे यदि बच्चे का बीपी बड़ा नहीं है, एब्सेंस है, एजिटेमिया भी नहीं है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है, प्रेडनिसोलोन कितनी देंगे आप? यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू बच्चे की बात करें हम तो ये देंगे आप 2 mg पर kg बॉडी वेट के। कितना? 2 mg पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट वन, द कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन 8-year-old चाइल्ड अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट। जीन पियागेट थ्योरी के अकॉर्डिंग 8 साल के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूछा है, क्या होगा? प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर प्री कन्वेंशनल? क्या होगा यहाँ पर? तो होगा यहाँ पे आपका कॉन्क्रीट। कौन सा होगा? कॉन्क्रीट। इन फीटल डिस्ट्रेस द एमनियोटिक फ्लूइड बिकम्स। फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर पूछा है, कौन सा होगा? गोल्डन, मेकोनियम, डार्क ब्राउन या फिर येलो? एक क्लास मैंने कल ही ली थी इससे रिलेट करती हुई। तो फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है मेकोनियम स्टैंड, मतलब ग्रीनिश टाइप का बच्चा की जो फर्स्ट पासिंग स्टूल होता है मेकोनियम, वो बच्चा एस्पिरेट कर गया। नेक्स्ट वन, द ड्रग विच इज़ नॉट अ टोकोलाइटिक एजेंट। तो इनमें से टोकोलाइटिक कौन सी नहीं है? बर्माप्रिल, रेट्रोडिन, लेविस्ट्रॉल या फिर एटोसिवेन। टोकोलाइटिक ड्रग का मतलब होता है कि ऐसी मेडिकेशन जो प्रेगनेंसी को, लेबर पेन को डिले करने में हेल्प करती हैं, जो प्रीटर्म डिलीवरी होती है उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो वो है यहाँ पे आपकी, सॉरी जो नहीं है, तो जो नहीं है आपकी वो होगी लेविट्रॉल, जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। द थिनेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे थिन पार्ट कौन सा है? इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला या फिर इंट्राम्यूरल? एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब का सबसे थिन पार्ट कौन सा है यहाँ पर? वो है इंट्राम्यूरल पार्ट। नेक्स्ट वन, अर्ली एमनियोसेंथेसिस हैज कैरीड आउट। तो एमनियोसेंथेसिस कब किया जाएगा? 12 से 14 हफ्तों के जेस्टेशनल पीरियड में, 5 to 10 weeks ऑफ जेस्टेशन, 20 to 24 weeks ऑफ जेस्टेशन या फिर नन ऑफ द अबव? कब किया जाएगा? तो ये होता है जनरली अर्ली की बात की गई है, तो 12 से 14 में एमनियोसेंथेसिस क्यों किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड को है जो इंजेक्शन के थ्रू और यूएसजी जो अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोब है उसके थ्रू इंसर्ट किया जाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाएगा, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ या कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट पता करने के लिए। नेक्स्ट वन, मोस्ट इफेक्टिव डिटेक्ट इन ओपन न्यूरल डिफेक्ट इन प्रेगनेंसी। कौन से टेस्ट से पता चलेगा कि बच्चे को ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है? जो हो सकता है अल्ट्रासाउंड से, MSAFB, क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग या फिर कॉर्डोसेंथेसिस से। किससे एक एक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है? तो एक एक्यूरेसी आएगी मैटरनल सीरम अल्फा फीटो जो प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करके MSAFB से। किससे? MSAFB से। नेक्स्ट वन, व्हेन प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। प्लेसेंटा जब पूरा सर्विक्स को कवर कर जाए तो क्या कहलाएगा? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एसर्टा, एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा परक्रिएटा। जो ओपनिंग को ही कवर कर जाए, सर्वाइकल ओपनिंग को, वो कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट इज टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफेक्ट एक्सेप्ट। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 डिफेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, कौन सा नहीं है? पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ आओर्टा, लेकिन PDA इसका हिस्सा नहीं है। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, इन असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी प्रिंसिपल कंडीशन इंक्लूड ऑल। तो ब्रीच डिलीवरी में क्या होगा कि जो लेग है प्रेजेंटिंग पार्ट होंगे, तो यहाँ पर सभी होंगे किसी एक को छोड़कर। नेवर टू रस्ट, नेवर पुल फ्रॉम बिलो, ऑलवेज कीप फीटस विद बैक पोस्टीरियरली या फिर ऑलवेज कीप फीटस विद बैक एंटीरियरली। सब कुछ करना है यदि ब्रीच डिलीवरी के प्रिंस है तो किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा आपका फीटस विथ बैक पोस्टीरियरली, आपको बाहर की तरफ नहीं खींचना है। नेक्स्ट वन, इन ऑकल्ट प्रोलैप्स। तो ऑकल्ट प्रोलैप्स में क्या होगा? कॉर्ड स्लिप डाउन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, कॉर्ड इज लाइंग इनसाइड द वेजाइना और आउटसाइड द वुल्वा,
कॉर्ड इज प्लेस्ड बाय द साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका हिस्सा होगा कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है कॉर्ड वहाँ से क्या हो रही है, प्रोलैप्स हो रही है। नेक्स्ट वन, फीटस अकार्डियासिस अकर्स इन, तो ये भी देखने को मिलता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। किसमें? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। नेक्स्ट वन, फॉर्मल सेट स्पीच सेंड सिस्टमिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकुलर टॉपिक बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड। तो यहाँ पर फॉर्मल सेट है, स्पीच को लेकर सिस्टमिक वे में कुछ भी चीज़ प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? लेक्चर मेथड, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम या फिर ग्रुप डिस्कशन। क्या हो गए? ये आपका कहलाएगा पैनल डिस्कशन। क्या होगा? पैनल डिस्कशन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन पेपर है अच्छा लगा है। कल आपकी मॉर्निंग में फिर से क्लास होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।